नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ हाजिर हूं मैं। अगले आधे घंटे में होंगी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, राज्यों की सुर्खियां, मौसम का हाल। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। अर्थव्यवस्था के लिए प्रेरक शक्ति है बुनियादी ढांचे का विकास। बुनियादी ढांचा और निवेश पर आयोजित वेबिनार में बोले प्रधानमंत्री। बुनियादी ढांचा विकास के लिए आगामी वर्षों में 110 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य। जल शक्ति अभियान के तहत कैच द रेन अभियान की राष्ट्रपति ने की शुरुआत। कहा, जल संरक्षण और प्रबंधन देश के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण मुद्दे। स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान किए प्रदान। कोटा में औद्योगिक प्रदर्शनी और मेले का लोकसभा अध्यक्ष ने किया शुभारंभ। युवाओं से प्रौद्योगिकी, अनुसंधान और इनोवेशन के जरिए सशक्त होने का आह्वान। 300 से अधिक उद्यमी शामिल। नागालैंड और मेघालय में 7 मार्च और त्रिपुरा में 8 मार्च को नई सरकार का गठन। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे प्रधानमंत्री। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने राज्यपाल को सौंपा इस्तीफा। और महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का मुंबई में रंगारंग आगाज। पहला मुकाबला गुजरात जायंट्स और मुंबई इंडियंस के बीच 26 मार्च को मुंबई में होगी खिताबी भिड़ंत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार बुनियादी ढांचे के विकास को अर्थव्यवस्था के लिए प्रेरक शक्ति मानती है और इससे भारत को 2047 तक एक विकसित देश बनने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने बजट के बाद बुनियादी ढांचे और निवेश के विषय पर आयोजित वेबिनार में कहा कि इस साल का बजट देश में बुनियादी ढांचा क्षेत्र के विकास को नई ऊर्जा प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि हम बुनियादी ढांचे के विकास को अर्थव्यवस्था के लिए प्रेरक शक्ति मानते हैं। बात आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर उतना बल नहीं दिया गया जितना दिया जाना चाहिए था। हमारे यहां दशकों तक एक सोच हावी रही कि गरीबी एक मनोभाव है, पॉवर्टी इज अ वर्च्यू। इसी सोच की वजह से देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्ट करने में पहले की सरकारों को दिक्कत होती थी। उनकी वोट बैंक की राजनीति के लिए अनुकूल नहीं होता था। हमारी सरकार ने ना सिर्फ इस सोच से देश को बाहर निकाला है, बल्कि वो आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर रिकॉर्ड इन्वेस्ट भी कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब इस विकास की गति को तेज करने और टॉप गियर में ले जाने की जरूरत है और इसमें प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार सड़क, रेलवे, बंदरगाह और हवाई अड्डा जैसे सभी क्षेत्रों में आधुनिक बुनियादी ढांचा तैयार करने की दिशा में काम कर रही है। भारत इस रास्ते पर चलकर 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य हासिल करेगा। हम इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण को देश की इकोनॉमी का ड्राइविंग फोर्स मानते हैं। इसी रास्ते पर चलते हुए भारत 2047 तक विकसित भारत होने का लक्ष्य को प्राप्त करेगा। अब हमें अपनी गति और बढ़ानी है। अब हमें टॉप गियर में चलना है और इसमें पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान की बहुत बड़ी भूमिका है। भारत में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जो निजी क्षेत्र में होने और कार्य करने के लिए उपलब्ध ना हो। रायसीना डायलॉग में आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये बातें कही हैं।
वित्त मंत्री ने कहा कि अच्छी तरह से प्रशिक्षित युवा, कैप्टिव बाजार देने वाला मध्यम वर्ग, प्रौद्योगिकी संचालित निवेश और सार्वजनिक बुनियादी ढांचा भारत के निरंतर विकास के कारणों में से एक हैं। Policy of public sector enterprises in India. We have announced core sectors, 4 of them, and in that we said there will be at least a minimum presence of the government. But even they have been open for private sector. There is no sector now in India which is not available for the private sector to be in and function. And when we say a minimum presence of government in those core sectors, we mean that institutions which are big enough to run on their own steam will be there. But if there are others who are very small or unsustainable or not scalable, if there is a possibility, we will try to blend them so that a bigger unit, sustainable unit, a unit which can on its own take care of its needs, we will blend them and create a larger entity which can continue to be there. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज फिर G20 की विदेश मंत्रियों की बैठक और रायसीना डायलॉग 2023 में शामिल होने आए कई देशों के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने स्लोवाक गणराज्य के विदेश मंत्री रस्लाव केसर के साथ मुलाकात की और द्विपक्षीय संबंधों समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और आर्मेनिया के विदेश मंत्री अरारत मिर्ज़ोयन ने दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्रोएशिया के विदेश मंत्री गार्डन ग्रिलिक रेडमैन से मुलाकात की। इस दौरान रक्षा सहयोग से जुड़े एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। विदेश मंत्री ने आज श्रीलंका के विदेश मंत्री अली साबरी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने श्रीलंका के आर्थिक सुधार को सुगम बनाने पर केंद्रित परस्पर सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। चर्चा के दौरान निवेश, व्यापार और विकास साझेदारी पर बात हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज दिल्ली में जल शक्ति अभियान के तहत कैच द रेन अभियान की शुरुआत की। इसका उद्देश्य पेयजल के स्रोतों को टिकाऊ बनाए रखना है। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि जल संरक्षण और प्रबंधन भारत के सर्वाधिक महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, क्योंकि भारत में जल संसाधन केवल 4% है। उन्होंने कहा कि अनियोजित शहरीकरण के कारण देश में जल संरक्षण के पारंपरिक तरीके लुप्तप्राय हो गए हैं। जल की कमी और ग्लोबल वार्मिंग की समस्या इसी से पैदा हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि आधुनिक तकनीक के साथ साथ जल संरक्षण के पारंपरिक तरीकों को फिर से अपनाना मौजूदा समय की मांग है। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने जल शक्ति से नारी शक्ति विषय पर एक वीडियो और एक स्मारक टिकट भी जारी किया। गांव को ODF प्लस बनाने में, वेस्ट मैनेजमेंट में, रेन वाटर हार्वेस्टिंग में किए जा रहे कार्यों को देखकर मेरा विश्वास सुदृढ़ हो जाता है कि इनकी लगन और मेहनत से भारत जल प्रबंधन और स्वच्छता में विश्व समुदाय के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करना। देवी और स्वजनों, आज से 3 दिन बाद 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। महिलाएं ही परिवार बनाती है, समाज बनाती है और देश भी बनाती है। मेरा मानना है कि जल शक्ति नारी शक्ति के बिना फलीभूत हो नहीं सकती, और अगर ये दोनों शक्तियां एक हो जाए तो समाज का कायाकल्प हो जाएगा। सामाजिक समृद्धि और परिवर्तन के लिए इन दोनों शक्तियों की आवश्यकता है। और मेघालय में 7 मार्च को कोनराड संगमा की अगुवाई में नई सरकार का गठन होगा। मेघालय के राज्यपाल फागु चौहान ने उन्हें नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। राज्यपाल ने आज राजभवन में NPP विधायक टिमोथी डी शिरा को प्रोटेम स्पीकर की शपथ दिलाई। कोनराड संगमा ने कल राज्यपाल से मुलाकात कर राज्य में सरकार बनाने का दावा पेश किया और उन्हें 32 विधायकों के समर्थन का पत्र सौंपा। इसमें NPP के 26 विधायकों के अलावा BJP और
HSPDP के 2 विधायक और 2 निर्दलीय विधायक शामिल हैं। I have received the letter from the Honorable Governor inviting me to form the government, and the swearing in will be on the 7th at 11 a.m. here in the Raj Bhavan, and we are expecting Honorable Prime Minister and Honorable Home Minister and other leaders to attend the swearing in ceremony. त्रिपुरा में 8 मार्च को नई सरकार का गठन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कल राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य को अपनी सरकार का इस्तीफा सौंप दिया था। हाल में ही संपन्न त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने कुल 60 में से 32 सीट पर जीत हासिल की है, जबकि इसके सहयोगी दल IPFT ने 1 सीट जीती है। नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह यहां विवेकानंद मैदान में होगा। हमारा जो आशा है, जो जितना मेरा जानकारी है कि 8 तारीख को त्रिपुरा में शपथ ग्रहण होगा। नागालैंड और मेघालय 7 तारीख को होगा। और नागालैंड में भी मंगलवार को नई सरकार का गठन होगा। नेफ्यू रियो 5वीं बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने आज अपना इस्तीफा राज्यपाल ला गणेशन को सौंप दिया है। वो सोमवार को अगली सरकार के गठन का दावा पेश कर सकते हैं। शपथ ग्रहण समारोह 7 मार्च को कोहिमा में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की संभावना है। सत्तारूढ़ NDPP बीजेपी गठबंधन ने 33 सीट जीतकर 60 सदस्यीय नागालैंड विधानसभा में बहुमत हासिल किया है। और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राजस्थान में कोटा के दशहरा मैदान में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की ओर से आयोजित MSME औद्योगिक मेले और प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर हो रहे इस आयोजन में देश भर के 300 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमी हिस्सा ले रहे हैं। इनमें इंजीनियरिंग, स्टार्टअप, खादी और ग्रामोद्योग, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, विदेशी निर्यात और कयर बोर्ड शामिल है। इस मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि देश के औद्योगिक सुदृढ़ीकरण और रोजगार सृजन में MSME क्षेत्र अग्रणी है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि इस आयोजन से हाड़ौती क्षेत्र में उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा। उनका प्रयास है कि इस क्षेत्र के युवाओं को तकनीक, शोध और इनोवेशन के जरिए सशक्त किया जाए, ताकि वे नौकरी मांगने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बन सकें। ये MSME का जो मेला है, ये मील का पत्थर साबित होगा। हमारे नौजवान साथियों, हमारे जीवन के अंदर पढ़ने के साथ ही एंटरप्रेन्योरशिप होना चाहिए। हमारे हर कार्य में उद्यमी होना चाहिए। अगर हमारा विजन, हमारा रिसर्च, हमारा इनोवेशन इस दिशा की ओर होगा, तो आने वाले समय में आप नौकरी लगाने वाले होंगे, नौकरी मांगने वाले नहीं होंगे। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त करने और गांवों में रोजगार सृजन के लिए MSME सेक्टर की ओर से विशेष ध्यान देने की जरूरत है। MSME सेक्टर के अंदर सरकार ने बहुत नीतियां बनाई है, पॉलिसीज बनाई है, और इन नई नीतियों पॉलिसी के माध्यम से छोटे छोटे गांव के अंदर भी किस तरीके से हम लघु उद्योग लगाकर, सूक्ष्म उद्योग लगाकर, कुटीर उद्योग लगाकर, खादी ग्राम उद्योग लगाकर लोगों की जिंदगियों को कई बेहतर कर सकते हैं और रोजगार भी दे सकते हैं। और इसीलिए आने वाले समय के अंदर इस देश के अंदर, समाज के अंदर अगर परिवर्तन लाना है, लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत करना है, गांव के अंदर रोजगार देकर लोगों की, नौजवानों की जिंदगियों को बेहतर करना है, तो इस सेक्टर की ओर विशेष ध्यान देना पड़ेगा।
और इस मौके पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे ने युवाओं से अनेक क्षेत्रों में योगदान की अपील की। हमारे श्री ओम बिरला जी चाहते हैं कि हमारे कोटा में आर्थिक समृद्धि आनी चाहिए। नया उद्योग ढूंढना होगा, शुरू करना होगा, उसको लगन देना पड़ेगा, तभी भी अपन तरक्की कर सकते हैं। आज हम देखते हैं गुजरात में तरक्की हो रही है, महाराष्ट्र में तरक्की हो रही है, तमिलनाडु में और कर्नाटक में तरक्की हो रही है। ये सभी देश राज्य में पर कैपिटल इनकम 2.5 लाख के ऊपर है, तो हम 1.25 लाख क्यों, 50% क्यों? ये क्वेश्चन यहाँ के कार्यकर्ता, लघु भारती के पदाधिकारी और यहाँ के जनता ने इसके बारे में सोचना चाहिए। हम पीछे क्यों हैं? हम भी उसी तरह उनके जैसे नागरिक है भारत के, और आपको जो तरक्की चाहते हैं, डेवलपमेंट चाहते हैं, उसके लिए आवश्यक जो बात है। सरकार ने 1 अप्रैल से हॉलमार्क वाले ऐसे स्वर्ण आभूषणों और स्वर्ण कलाकृतियों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है जिन पर 6 अंक का कोड नहीं होता। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के मुताबिक ये निर्णय छोटे विक्रेताओं के स्तर पर भी गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए लिया गया है। छोटे बिक्री स्तरों पर भी गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए उत्पादों के प्रमाणन अथवा न्यूनतम मार्किंग शुल्क में 80% की छूट दी जा रही है। इसके अलावा उत्तर पूर्वी राज्यों के विक्रेताओं को 10% की अतिरिक्त छूट भी मिलती रहेगी। और आइए अब नजर डालते हैं कुछ और समाचारों पर। भारत सरकार ने नैनो यूरिया के बाद अब नैनो DAP को मंजूरी दी है। अब एक बैग डैप भी एक बोतल डैप के रूप में मिलेगा। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के विजन के तहत इस उपलब्धि से किसानों को लाभ होगा। सरकार ने डीजल के निर्यात पर लगने वाले अप्रत्याशित लाभ कर में कटौती करते हुए 0.50 रुपए प्रति लीटर करने के साथ ही विमान ईंधन ATF पर लगने वाले कर को शून्य कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बाघों की कथित मौत पर केंद्र के जवाब तलब किया है। कोर्ट ने केंद्र को देश में बाघों की कथित मौत के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आबकारी नीति से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में गिरफ्तार दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की CBI हिरासत और 2 दिन के लिए बढ़ा दी है। असम के मोईदाम ने यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल का दर्जा पाने के लिए तकनीकी अनिवार्यता पूरी कर ली। मोईदाम असम के चराईदेव जिले में अहोम शाही परिवार का कब्रिस्तान है। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने स्वास्थ्य, विकास और जलवायु जैसे क्षेत्रों में भारत की प्रगति की सराहना करते हुए कहा कि भारत ने यह दिखा दिया है कि जब नवाचार में निवेश किया जाता है तो क्या क्या संभव है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज 8 मार्च से 4 दिन की भारत यात्रा करेंगे, जिसका मकसद व्यापार, निवेश और महत्वपूर्ण खनिजों सहित कई क्षेत्रों में समग्र द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देना है। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी एजेंसी के प्रमुख राफेल मरियानो ग्रोसी ने ईरान में अधिकारियों के साथ बैठक की है। ये बैठक ऐसे समय में हुई है जब कुछ दिन पहले यह खुलासा हुआ था कि ईरान ने यूरेनियम के कणों को हथियार के स्तर तक संवर्धित किया है। चीन ने अपने वार्षिक संसद सत्र से पहले जटिल सुरक्षा चुनौतियों का हवाला देते हुए रक्षा बजट बढ़ाने का संकेत दिया है। शीर्ष सलाहकार निकाय चाइनीज पीपल्स पॉलिटिकल कंसल्टेटिव कॉन्फ्रेंस की बैठक के साथ ही आज से चीनी संसद का बजट सत्र शुरू हो गया। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में एक ईंधन भंडारण डिपो में आग लगने से 17 लोगों की मौत हुई, जबकि कई लोग अब भी लापता हैं। फिलहाल राहत और तलाशी अभियान जारी है। और आइए अब नजर राज्यों की सुर्खियों पर।
प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम की एक नई बस सेवा राजधानी एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई, जो राज्य की राजधानी को सभी जिला मुख्यालयों से जोड़ेगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने आवास पर स्टेट लेवल के बैंकर्स के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें उन्होंने कृषि ऋण योजनाओं की समीक्षा कर वित्त वर्ष समाप्त होने से पहले लक्ष्यों को पूरा करने का निर्देश दिया। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में पुरानी पेंशन योजना को अमली जामा पहनाने का निर्णय लिया गया। फैसला 1 अप्रैल से लागू होगा। बिहार सरकार ने प्रवासी श्रमिकों पर हमलों के आरोपों की जांच के लिए बिहार से अधिकारियों की 4 सदस्यीय एक टीम को तमिलनाडु के लिए रवाना किया है। भारतीय सेना की टुकड़ियों ने लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास DBO सेक्टर में आयोजित एक आइस हॉकी मैच में हिस्सा लिया। और भारत में खेले जाने वाले विमेंस प्रीमियर लीग के पहले सीजन का रंगारंग आगाज हो गया है। टूर्नामेंट में 5 टीमें हिस्सा ले रही हैं। पहला मैच गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस के बीच खेला जा रहा है। इस मैच से पहले रंगारंग कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। पहले सीजन में भाग ले रही सभी टीमें प्रत्येक टीम के साथ 2-2 लीग मैच खेलेगी। पूरा सीजन मुंबई के ब्रेबॉर्न स्टेडियम और नवी मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा। फाइनल मैच 26 मार्च 2023 को मुंबई के ही ब्रेबॉर्न स्टेडियम में खेला जाएगा। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं होली की तस्वीरों के साथ। अपना ख्याल रखिए और संसद टीवी देखते रहिए। नमस्कार।